नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2025। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता की, शिक्षा के महत्व की और मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरा से, राजा भोज की नगरी से हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। जैसे एक छोटे से बीज में संभावनाएं होती हैं कि वो एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है, जरूरत होती है उसे सिंचित करने की। उसी सिंचित करने का काम एक बच्चे के जीवन में शिक्षा भी करती है। उसको सिंचित करके उसको एक पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्ति और समाज के लिए एक सहयोग देने वाला व्यक्ति बनाती है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी कोमल गंगवार को, और इसी के साथ पहले पैनल को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ चर्चा में होंगे प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. तोमर जी, वाइस चांसलर हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ डॉक्टर विजय सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, वाइस चांसलर हैं स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत है और इस चर्चा को हम एक सार्थक चर्चा का रूप देने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी चर्चा जिससे आपको भी इस बात का अनुमान मिल सके कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का काम किया जा रहा है और शिक्षा के उत्थान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया प्रेरणा, और मैं चाहूँगी कि आप भी हमें ज्वाइन करें ताकि हम आगे सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें जो हमारे साथ मंच पर अतिथि मौजूद हैं और जान सकें कि प्रदेश में विकास को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। तो पहला सवाल प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. तोमर जी आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों में किस तरह से जो शिक्षा को लेकर एक जागरूकता होती है वो बनाए रखना, ताकि एक उत्सुकता होती है वो बनाए रखना। फिलहाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर किन विषयों में और किस स्तर की शिक्षा प्रदान करती है, किस तरह से जो बच्चों की उत्सुकता है वो बनाए रखने की कोशिश करती है। धन्यवाद। एमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में अपना ऑपरेशन 2011 से चला रहा है और एमिटी मध्य प्रदेश में उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है जहां से एक्चुअल में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापनाओं का कार्य स्टार्ट हुआ। पहली दो यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में आई थी। पहली यूनिवर्सिटी थी जेपी गुना और दूसरी एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। 2010 में जब हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से परमिशन मिली, उसके बाद हम लोगों ने 2011 में जो प्रोग्राम लॉन्च किए थे वो सिर्फ 2 या 3 प्रोग्राम थे, जिसमें इंजीनियरिंग की कुछ शाखाएँ थीं, मैनेजमेंट था और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी एक प्रोग्राम था और बायोटेक्नोलॉजी। धीरे धीरे हमने ग्रोथ की और पिछले करीब 13-14 सालों में हम लोगों ने लगभग 9-10 डिसिप्लिन्स में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और सभी प्रोग्राम हमारे बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। और इसमें मुख्यतः हमारा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज़, ये कुछ प्रोग्राम हैं जिसमें कि हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्तर की शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। और अभी तक हम करीब 4,990 बच्चों को एनरोल कर चुके हैं, जिनमें करीब हमारे 2000 के आसपास एलुमनाई पास आउट हो चुके हैं और आज हमारी स्ट्रेंथ करीब 5,000 स्टूडेंट की है, जो कि हम एस्पायर करते हैं कि बाई 2030 वी विल रीच टू 10,000 स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं उनको एक रास्ता भी मिलता जाता है। डॉक्टर आर.एस. तोमर जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, रिसर्च एंड इनोवेशन, अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी को लेकर बात कर रही हूँ तो ये कैसे हुई, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। एमिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना से ही हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि हमारा रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत फोकस रहा और इसलिए हम अपने एमिटी यूनिवर्सिटी को रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन यूनिवर्सिटी कहते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के साथ में ही कुछ नई नई चीज़ें और निकल के आनी चाहिए। तो नॉट ओनली स्किल डेवलपमेंट, वी फोकस ऑन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो दे शुड डू सम इनोवेशन। तो इसके बाद हमारे पास इनोवेशन सेल है, हमारे पास एक IPR सेल है। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे पब्लिकेशंस, पेटेंट्स अभी तक कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने अभी जितनी PhD प्रोड्यूस की हैं लगभग हमारी 70-80 PhD प्रोड्यूस हो चुकी हैं अभी तक।
उन सभी पीएचडी का हमारा कंटेंट क्वालिटी किस स्तर की है ये कोई भी चेक कर सकता है। भारत सरकार की जो इंटरनेट की वेबसाइट है शोधगंगा.com, आप शोधगंगा.com पे जाइए और एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर क्लिक करिए। जितनी पीएचडी अभी तक अवार्ड हुई हैं सारी पीएचडी राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मेटल मेथड्स रेफरेंसेस तक पड़ी होंगी, आप डाउनलोड करिए और देख सकते हैं। तो दैट इज़ द क्वालिटी दैट वी आर मेंटेनिंग। बट एट द सेम टाइम जब भी उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है जो कि इनोवेटिव होती है तो पहले हम जाते हैं पेटेंट के लिए। पब्लिकेशन से पहले हम पेटेंट के लिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि एक बार डाटा पब्लिश हो जाता है तो फिर पेटेंट नहीं होता। तो पेटेंट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे लगभग अभी तक हम लोगों ने 160 पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें 40 हमें भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं, जिसे ग्रांट कहते हैं। और इसमें से करीब हमारे ऐसे 80 पेटेंट हैं जो कि पब्लिश हो चुके हैं पेटेंट जर्नल ऑफ इंडिया में, और बाकी पेटेंट हमारे फाइलिंग स्टेज में अभी भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देते हैं, दोनों पर ध्यान बहुत बिल्कुल। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ सर, क्योंकि एमिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, मुझे लगता है देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन पूरे इंडिया में है और करीब हमारे 11 कैंपस ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, और नॉट ओनली इंडिया abroad also we are having 11 campuses abroad in different locations। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है तो बच्चों का भी मन करता है कि हम इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ें। अब ऐसी यूनिवर्सिटी की भी एक जिम्मेदारी हो जाती है छात्र हित में काम करना और फैसले लेना। उसके लिए एमिटी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? एमिटी यूनिवर्सिटी में हम छात्र हित में सबसे जो मुख्य कार्य करते हैं वो ये करते हैं कि अगर बच्चा मेरिटोरियस है और उसकी फी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हमारे यहाँ 25% से लेकर के 100% तक स्कॉलरशिप है। एक बच्चा जो 12th अगर 93% एंड अबव में लाता है तो हमारे यहाँ खाली उसकी जो सिक्योरिटी जमा होती है 15,000 रुपये, इसके अलावा उससे हम कुछ नहीं लेते हैं। हमारी अगर कंप्यूटर साइंस की फ़ीस आप देखेंगे तो समथिंग अराउंड 1.40 lakhs पर सेमेस्टर है, लेकिन उस फीस को हम उस बच्चे से एक पैसा नहीं लेते हैं जो बच्चा 93% एबव वाला है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उस बच्चे को अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं हो कि वो सोचे कि एडमिशन हो गया है, अब हम 4 साल बीटेक करके ऐसे निकल जाएंगे और फीस तो देनी ही नहीं है। तो बच्चे कई बार थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। मेंटेन रखेंगे तो अगले साल से फीस पर उन्हें पूरी देनी पड़ेगी। तो इसमें बच्चे मेहनत करते हैं, और मैक्सिमम बच्चे जिनको 25%, 50%, 100% स्कॉलरशिप मिलती है तो मेंटेन करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक एमिटी विश्वविद्यालय लगभग 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों में बांट चुका है पिछले 13 साल में। इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनका भी करीब 5 करोड़ स्कॉलरशिप बच्चों में बढ़ चुकी है, और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में करीब हम लोगों ने 4 लाख की स्कॉलरशिप बच्चों में अभी तक बांट चुके हैं। तो बच्चों के स्कॉलरशिप वाला पार्ट एक है। दूसरा पार्ट है बच्चों की पढ़ाई का, जिसमें कि हम बच्चों की कम से कम मिनिमम 75% अटेंडेंस मस्ट रखते हैं। उससे कम अगर आती है तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देते हैं। इसको लेके 1-2 बच्चे शिकायत करते हैं, यूजीसी तक जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने कोर्ट में केस भी किया। अल्टीमेटली हमने उस ग्राउंड पर जज साहब को कन्विंस किया कि सर जो बच्चा 100 में से 75 क्लास नहीं पढ़ा है उसको एग्जाम देने क्या अधिकार है। तो ऐसे बच्चों के केस रिजेक्ट भी हुए। तो कुल मिलाकर आप जागरूक तो कर ही रहे हैं और उनको एक अलर्ट भी कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी बना रहे हैं कि आगे चलकर कोई लापरवाही ना हो और उनका भविष्य और सुधर जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों का भविष्य आप इस तरह से सुधार रहे हैं। डॉक्टर विजय सिंह जी, अगर मैं बात करूं आपकी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, पढ़ाया भी जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं कि आगे किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल भी चला रहे हैं, इसके बारे में ज़रा विस्तार दीजिएगा। पहले से ही इस पे हम लोग काम कर रहे थे। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास पहले से ही था, और ये हमें उस समय कोविड में भी बहुत मदद किया उसने, क्योंकि हम जो अन्य विश्वविद्यालय थे शायद उस समय सीखने की कोशिश में थे, हम लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे उस पर। और हमने अपने बच्चों को ये दिया था प्लेटफॉर्म कि अगर आपके कोई क्लास मिस हो जाती है या आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी ट्यूटर की या कहीं ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं, आप पोर्टल पे चले जाइए, आपका लॉगिन आईडी है, उससे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है उसमें लगभग हमेशा मतलब उसमें नया एडिशंस किए जाते हैं। जैसे जो नए करिकुलम आ रहे हैं या जो नए सिलेबस आ रहे हैं उसके कंटेंट वो ऑफलाइन कंटेंट मतलब PDF कंटेंट भी हो सकते हैं, वीडियो कंटेंट भी हो सकते हैं, AI बेस्ड भी कंटेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के कंटेंट्स क्रिएट करके उस पर अवेलेबल रहते हैं। साथ में उस पर मॉक टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है।
तो वो बच्चे लगातार अपने प्रैक्टिस भी करते हैं कि जो आप सीख रहे हैं उसमें असेसमेंट खुद करके अपना असेसमेंट देख सकते हैं कि हमारा किस लेवल पे हम लोग पहुँचे हैं। अब बहुत सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है कि जिस तरह से प्रैक्टिकल्स को लेके कई बार दिक्कत होती थी कि आपको फिजिकली प्रैक्टिकल करने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने दी है और मूक्स प्लेटफॉर्म का भी हम लोगों ने निर्माण किया है जिसमें लगभग 6000 से ज़्यादा कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं अलग अलग कोर्सेज़ के, और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो फ्रीली अवेलेबल भी हैं। जो बच्चे चाहते हैं, जिनको अगर बाहर के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, उनको भी हम लोग ये फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। जो स्किल की बात मैंने पहले उसमें कही थी, उसमें भी हम लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं कि अगर किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए, किसी कंपनी का या ग्लोबल सर्टिफिकेशन चाहिए, चूँकि वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास अवेलेबल हैं और या कॉलेजेस के पास अवेलेबल हैं, वो भी हम लोगों ने सबको दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कोर्स को कर लें या सर्टिफिकेशन कर लें, तो उसके मैप किए गए क्रेडिट्स को कि वो उस क्रेडिट्स को अर्न करने के बाद अपने उस क्रेडिट का यूज़ अपने नॉर्मल डिग्रीज़ में कर पाएँ। तो दोबारा उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, उतने क्रेडिट्स पढ़ लिए और उसके आधार पे वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एक और बात सर, इससे पहले जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो आपने एआई का जिक्र किया था। अब समय के साथ जिस तरह से एआई तेज़ी से गति पकड़ रहा है, उसके बाद आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के जो युवा हैं या जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं, वो एआई के लिए कितने तैयार हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से एआई ने पाँव पसारे हैं अभी इस समय और जिस तरह का नॉलेज लेवल बढ़ा है स्टूडेंट्स के बीच में, चूँकि सभी के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है और हर एक व्यक्ति आजकल यूज़ कर रहा है। चैट जीपीटी और इस तरह के जितने भी जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं बच्चे। और इवन हर एक फील्ड में अगर आपको एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेके और आपको थीसिस लिखने तक का यूज़ उसमें कर सकते हैं। एक नॉर्मल जो हम रील्स बना रहे हैं उसमें आप इम्प्रोवाइज़ करके एक बड़ा अच्छी फिल्म बना सकते हैं, या आपको प्रेजेंटेशंस करना, तो लगभग हर एक फील्ड में। इवन आजकल जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपना होमवर्क भी लगभग एआई से कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उससे मदद लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एआई में मध्य प्रदेश कहीं से पीछे होगा, और हम जैसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास ऑलरेडी ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं और लगातार अवेयरनेस का काम हम लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई पीछे होगा। इस बीच में हम लोगों ने एआई इमर्शन करके एक प्रोग्राम किया था और लगभग सभी स्कूलों को ये टच किया था कि किस तरह से एआई का यूज़ हम कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में टूल्स अवेलेबल हैं जो हम नॉर्मल बोलचाल में चैट जीपीटी और कुछ ऐसे चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हज़ारों टूल्स हैं जिसको यूज़ करके बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसमें बहस हो सकती है कि इसकी अच्छाई और बुराई पे एक सेपरेट सेशन किया जा सकता है। वो तो एक डिबेट एआई पर छिड़ी हुई है वो शायद आगे तक छिड़ी रहेगी। डॉक्टर आर.एस. सोमर जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अब तक आपसे जो भी बातचीत हुई ऐसा लग रहा है कि हर बार कुछ नया कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और आगे भी करते रहेंगे। तो अभी कौन कौन सी और ऐसी योजनाएं देखने को मिल सकती है जिससे बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनका भविष्य और ज़्यादा सुधरे? क्या क्या नया करने जा रहे हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य अभी जो रिसेंट इनोवेशंस हो रहे हैं उन्हीं को सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करना, और इसके लिए हम पूरा एक सेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं और हर वर्ष हमारा सिलेबस रिवाइज होता है। हम लोग जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स करते हैं। सारे प्रोग्राम, सारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एक प्रोसेस होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो इंडस्ट्री का डिमांड है, तो वी कीप 1 पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री ऑल्सो इन द बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो उनके सेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम सिलेबस को इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं और बच्चों को कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए, इसके लिए हम बहुत सारी जो नेशनल लेवल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनसे हमारे MOUs वगैरह हैं, जैसे IBM है, MOU माइक्रोसॉफ्ट हैं। इन लोगों के साथ एसोसिएट करके हम लोग बच्चों का करिकुलम ऐसा डिजाइन करते हैं कि बच्चे लेटेस्ट से बिल्कुल अपडेटेड रहें। जैसे अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने, अभी AI की बहुत सारी बात हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोग BTech AI ML 2024 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की दिल्ली मीटिंग थी, उसमें पूरे हिंदुस्तान से करीब जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके VC बुलाए गए थे। तो पहले कोहर्ट में मैं था वाइस चांसलर्स में, तो दैट वाज द प्रोग्राम फॉर द वाइस चांसलर्स, दैट वाज फॉर द AI इमर्शन प्रोग्राम। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी कि AI कोई, जैसे कहते हैं ना एक अपनी भाषा में हुआ है कि कंप्यूटर आएगा तो लोग अनएम्प्लॉयड, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएंगी। आज की डेट में आप देखिए कि पहले बैंकिंग जो होती थी वो मैनुअल हुआ करती थी। मैनुअल बैंकिंग में लोग
4-5 बजे तक फ्री हो जाया करते थे, ठीक है। कंप्यूटर आए तो क्या होना चाहिए था, और जल्दी फ्री हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, आज लोग 8-9 बजे तक काम करते हैं। आप देखो जाके सारे बैंकों में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, 9-10 बजे पहले बंद नहीं हो पाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो काम बढ़ता है और देश का विकास भी होता है। इसलिए एआई कोई डरने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। एआई का जुडिशियस यूज़ करना है और जो भी उसके टूल्स हैं उन टूल्स को समझना है और बच्चों को अच्छे से उसको इनकॉर्पोरेट करवाना है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय में कम से कम समय का उपयोग करते ज़्यादा काम कर सकें। क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट बनाने में बच्चा जो 10 दिन लगाता है, एआई से 1 घंटे बना देगा। लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, इन्हें कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हमारा फोकस रहता है और जो स्टैंडर्ड प्लेगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम लोग फॉलो करवाते हैं बच्चों से। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी में अभी टर्निटिन चलता है। टर्निटिन में आप डाटा डाल दीजिए, अगर बच्चे ने कट पेस्ट कॉपी किया होगा तो तुरंत सामने आ जाएगा कि कौन से सोर्सेस हैं, कहाँ से कट पेस्ट कॉपी किया है इसने। बिल्कुल, तो समथिंग लाइक दैट वी आर डूइंग। निश्चित रूप से मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। डॉक्टर विजय, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो क्योंकि हम भी 12th पास आउट करके जब हमने भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आया था कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो ऐसा जाहिर है कि मुझे लगता है अभी भी बच्चों के दिमाग में आता है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं, स्किल्स एक तरफ हैं, लेकिन बच्चा नौकरी कहाँ करेगा। इसके लिए आपका जो संस्थान है वो क्या प्रयास कर रहा है बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? ये जो सवाल है, जो पहला सवाल होता है किसी भी पेरेंट्स का या बच्चे का जब एंटर करता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ होगा, मैं पढ़ाई क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कहाँ जाके इंटर्नशिप करूँगा, कहाँ अप्रेंटिसशिप, सब सेकेंडरी और टर्सरी बातें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरे को जॉब कहाँ मिलेगी। ठीक बात है, मतलब ज़रूरी है कि आप उसका आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं लगातार, तो आउटकम क्या होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। इसके लिए ही हम लोगों ने स्किल्स की जो बात की है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो एक कन्वेंशनल मोड में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हाथ में जिस भी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए IBM आप कह रहे हैं या गूगल कह रहे हैं या एप्पल कह रहे हैं या ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं या इंडियन कंपनीज़ हैं, जब उनके बारे में बात करते हैं कि मेरा फोकस या मेरा जो ध्येय है कि मैं वहाँ जाके काम करूँ, उस केस में अगर आपके पास उसकी स्किल्स नहीं है तो फिर अगेन आप वो इंटरव्यूज़ में पीछे हो जाते हैं। या उस कंपनी के सर्टिफिकेशन मेथड्स में अगर आप हो जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी ने इन कंपनीज जैसे IBM, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे लगभग 22 कंपनीज तो नॉर्मल हैं, इसके बाद हुंडई है जो अलग ट्रेड्स में है, हीरो है, डाइकिन है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ MOU किया, उनके करिकुलम को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद उनके ही ट्रेनर्स जो कि कंपनी इंडस्ट्री के ट्रेनर्स हैं वो हमारे पास आते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो कोर्स है जो उनका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसका कंप्लीट कराते हैं और फिर उसके बाद असेसमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है काम करने का या पढ़ाने का या स्किल्स देने का, मुझे लगता है इससे बेहतर संभावनाएं बढ़ती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अभी रीसेंट ट्रेंड्स में हम लोगों ने देखा, जो हम लोग HRs हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास 2 से 4 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अगर होते हैं तो उसको प्लेसमेंट से कोई चैलेंज नहीं है। तो चूँकि हम लोग 6 विश्वविद्यालय देश भर में चलाते हैं, तो उन सभी में ये कोशिश की गई कि इस तरह से हम लोग पढ़ाएं ताकि प्लेसमेंट ईजी हो जाए। तो स्किल्स देना, उसकी पर्सनालिटी पे बात करना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर उनको प्लेसमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। साथ में एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जिनको नौकरी नहीं करनी और नौकरी देनी है या उनके पास आइडियाज़ हैं, तो हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है। उसके माध्यम से हम लोग किसी के पास भी अगर कोई आइडिया है तो उसका इंक्यूबेशन पे बात करते हैं। अगर उसका आइडिया बहुत अच्छा है, प्रोटोटाइप्स तक लेके जाते हैं। ये एक बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं और आगे बढ़ा भी रहे हैं। डॉक्टर RS तोमर जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है अनुशासन, और जहाँ वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, सुरक्षा किस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं? एमिटी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए सिक्योरिटी का था, क्योंकि वो एक विलेज के एरिया में है और कुछ एक जो थोड़े से लोकल डोमिनेंस होती है विलेजर्स की,
तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस था। तो पहला काम हमने यही किया कि पूरे कैंपस को पहले हमने सिक्योर किया। हमारा पूरा कैंपस वॉल्ड कैंपस है और उसमें लगभग 500-600 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लगभग 50-60 हमारे गार्ड हैं जो कि सारा दिन 24/7 ड्यूटी करते हैं और कोई भी सिक्योरिटी लैप्स कभी भी ना हो इसके लिए पूरा ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि हमारे लगभग अभी एट प्रेजेंट करीब 900 to 1000 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस हॉस्टल में रहते हैं और अभी 4 हॉस्टल ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 गर्ल्स के लिए 2 बॉयज़ के लिए। एक हॉस्टल और अभी रेडी होने वाला है हमारा 240 कैपेसिटी का। तो इस तरह करीब करीब हमारी 1200 कैपेसिटी के हॉस्टल अभी अगले सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से अपने बच्चों की प्रशंसा की, मुझे लगता है बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, बात नहीं सुननी मतलब नहीं सुननी, लेकिन उनकी अगर बात उनसे मनवानी है तो टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी टीचर ने बच्चे से अपनी बात मनवा ली यानी कि वो शिक्षक बहुत अच्छा है। और शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए एमिटी यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है? शिक्षकों का हमारे यहाँ चयन बहुत ही स्ट्रेटजिकली और तरीके से स्क्रीन करने के बाद किया जाता है और आपको सरप्राइज़ होगा कि एक बार हमारे यहाँ शिक्षक जो एंटर हो जाता है वो एमिटी छोड़ के नहीं जाता। आज हमारे यहाँ 80% प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी सर्विस का पीरियड 10 साल से 12 साल तक हो चुका है, जबकि एमिटी की स्थापना हुए भी सिर्फ 14 साल हुए हैं। तो ये वो प्रोफेसर्स हैं जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हैं पूरी तरह से, क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता तब मिलेगी जब आप अच्छा पे करेंगे। उन टीचर ही जो है जो बच्चों को आइडिया दे सकता है और टीचर ही बच्चों को एक अच्छा इंडियन सिटीजन बना सकता है। तो टीचर की बहुत बड़ी महत्ता है, इसलिए हमारा टीचर पर बहुत ध्यान रहता है कि टीचर हमारे ऐसे आने चाहिए जो क्वालिटी के हों। और क्वालिफिकेशन में हमारे आप यू विल नॉट बिलीव 90% फैकल्टी इज़ डॉक्टरेट, 10% वो हैं जहाँ पर PhD कंपलसरी नहीं है, जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग है, फार्मेसी में भी हम M.Pharm ले लेते हैं, लॉ में भी LLM तक चल जाता है। वरना हमारा ध्यान ही रहता है कि पूरा फोकस कि मैक्सिमम हमारे बिल्कुल डॉक्टरेट PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं। वाकई में, और जिस तरह से आप गुणवत्ता को लेकर बात कर रहे हैं, फैकल्टी में अगर गुणवत्ता ना हो तो शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि शिक्षक एक कुम्हार की तरह होते हैं और बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी की तरह जो एक खांचा बनाकर बच्चे को तैयार करते हैं। डॉक्टर विजय सिंह जी, अगर मैं आपसे बात ये करूं कि आज के युवा, क्योंकि जैसे कि मेरी सहयोगी प्रेरणा बोली कि आज के युवा बच्चे बहुत चंचल होते हैं, दिमाग शांत है तो अच्छे से काम हो रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चंचलता होनी चाहिए पहली बात, कि अगर वो चंचल नहीं है तो फिर कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। बट उनको पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाना ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो मुझे लगता है कि फैकल्टी और पूरा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो उस पर काम करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में उसकी चंचलता है उसमें उसको थोड़ा सा उभारें। हाँ, वो नेगेटिव साइड नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए पढ़ाई के साथ साथ उसको लगता है स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लिटरेचर एक्टिविटीज़ हैं, इनोवेशंस हैं, बहुत सारे एरियाज़ खुल गए हैं इस समय। तो अगर उसको लगता है कि मेरी चंचलता का सही उपयोग, या मैं चंचलता जिस फील्ड में है मेरी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में चले जाऊँ, मैं अगर सिंगिंग में जाना चाहता हूँ, म्यूज़िक में जाना चाहता हूँ, वहाँ चले जाऊँ, तो वो मुझे लगता है कि उसको सही डायरेक्शंस अगर हम दे पाएँ तो मुझे लगता है कि सही तरीका होगा उन बच्चों को मोटिवेट करके और एक पूरी तरह से पूर्ण मनुष्य बनाने के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अभी तोमर सर ने भी जिस तरह से बोला कि शिक्षकों का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं आपके संस्थान में भी जानना चाहूँगी कि शिक्षकों की गुणवत्ता को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ये लगभग जैसा मिट्टी में सर ने कहा लगभग वैसा ही है, क्योंकि जो सेट नॉर्म्स हैं UGC के और दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज़ को, उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। साथ में ये देखा जाता है कि वो बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व होकर पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा फिर क्लास में भी आएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करेगा। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं, बहुत लिबरल हो जाएं तो भी चैलेंज है। तो उसको उसके साथ मिल के पढ़ाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को पहले आत्मसात करना पड़ेगा। हो सकता है जो टीचर्स हैं अगर बहुत पुराने हैं और नई टेक्नोलॉजी को बहुत आत्मसात नहीं कर पाएँ तो उनके लिए चैलेंज है। लेकिन अगर वो नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़रूर मदद कर पाएंगे। नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से पालन करना
और उनको नए एरियाज़ के लिए प्रमोट करना, मतलब उनको भी इनोवेशन, रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना। दूसरा, उनका लगातार डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना और उनको कई तरह से मोटिवेट करना रिसर्च के क्षेत्र में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि फिर वो ऐड करता है और फैकल्टीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बच्चों को अच्छा डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कोमल। तो लगातार हम शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना योगदान कैसे दे रही हैं और छात्रों का भविष्य कैसे सुधार रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और लगातार ये सवालों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।